तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम टीजीटी सीरीज़ को वापस लेके आए हैं। टीजीटी सीरीज़ में क्योंकि अब टीजीटी का एग्ज़ाम डेट कुछ ही टाइम में रिलीज़ होने वाली है, तो हम टीजीटी के अब जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर थे, जितने भी पुराने टीजीटी हुए हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सारे डिस्कस हो जाए, सारे कवर हो जाए, सॉल्व करें हम सारे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज आर्ट्स 2019 के पेपर से। देखिए, हम इसमें जीएस और साइंस कवर करेंगे। जीएस और साइंस, हिंदी और इंग्लिश आप कहीं और से कर सकते हो कवर। मैं आपके साथ जीएस और साइंस कवर करूँगा। तो आर्ट्स 2019 में आज हम पार्ट 1 करते हैं। ये वीडियो में पार्ट 1 आपका हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। बाकी क्वेश्चन आपके पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स बनते हैं उस हिसाब से करेंगे हम। तो पार्ट 1 में आपके हिस्ट्री और हम साइंस करेंगे डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट्स 2019 का पेपर टीजीटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हु सेड, ये स्टेटमेंट किसने बोली, द ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। द ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो ऑप्शन नंबर बी औरबिंदो घोष हो जाएगा। औरबिंदो घोष ने आपका ये स्टेटमेंट बोली थी, द ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो आप ध्यान रखिए, जो आपको टीजीटी के एग्ज़ाम होंगे, अगर हिस्ट्री में कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट किसी फेमस पर्सनैलिटी ने बोली होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। जैसे कि ये आपका एजुकेशन पे स्टेटमेंट दी गई थी, द ट्रू बेसिस ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ऐसी स्टेटमेंट्स अगर आपको कोई एजुकेशन बेस पे मिलती है जो कि किसी आपके पर्सनैलिटी ने बोली है, तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसे आपको याद रखना होगा कि किसने बोली है। तो औरबिंदो घोष हो जाएगा फर्स्ट का। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, द हड़प्पन हैड द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। द हड़प्पन हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हड़प्पा के, देखिए आप, ईरान के साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ थे, अफ़गानिस्तान के साथ थे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स। तो हमें रोम के साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स नहीं देखने को मिलते, तो ऑप्शन नंबर सी रोम हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा के कॉन्टैक्ट्स आप किसी भी तरह से आप ट्रेड में देख लीजिए, आप कॉइन्स देख लीजिए, तो ईरानियन आपको, मेसोपोटामियन आपको, अफ़गानिस्तान की मतलब आपको मिलता है सुनने में। स्क्रिप्चर जो भी उनके आपके डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसमें आपको ईरान के बारे में पता लग जाता है, मेसोपोटामिया के, अफ़गानिस्तान की, इनके साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हुए ना कभी हड़प्पन आपके वैली के। तो रोम का नहीं मिलता है हमारे को कोई डॉक्यूमेंट, तो रोम इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का रोम हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, मैन मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द। तो मैन, जो आपका ह्यूमन था, ह्यूमन रेस ने सिग्निफिकेंट एडवांसेस किस एज में किए, सॉरी। तो एज ऑप्शन नंबर सी मिसोलिथिक एज हो जाएगा। मिसोलिथिक एज आपकी टर्निंग पॉइंट था मैन काइंड हिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम हमने माइक्रोलिथिक जो टूल्स होते थे आपके, माइक्रोलिथिक टूल्स इन्वेंट किए थे ह्यूमन काइंड ने, मैन ने। माइक्रोलिथिक टूल्स में आपका एक्स आ जाता है, स्टोन का एक्स आ जाता है माइक्रोलिथिक टूल्स में। तो मतलब छोटे छोटे जो हंटिंग टूल्स थे, पत्थर से जो बनते थे, जैसे आपका स्टोन एक्स हो गया, या कुछ भी आपका ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया स्टोन का। तो लिथिक का, क्योंकि लिथिक इन इट सेल्फ मीन्स आपका रॉक, लिथिक, लिथोस। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथिक मीन्स रॉक। तो स्मॉल रॉक से बने जो भी आपके टूल्स थे, जैसे कि आपका नाइफ बोला, एक्स बोला, तो वो सब बनाए तो मिजोलिथिक एज में आपके बने, मिजोलिथिक एरा में। तो इसका ऑप्शन इसलिए सी हो जाएगा कि मैन मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द मिजोलिथिक एज। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका बोलता है, गिरिराज वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ। तो गिरिराज वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ, ऑप्शन नंबर बी मगध। मगध का कैपिटल, सबसे पहला कैपिटल, अर्लीस्ट कैपिटल वॉज गिरिराज। तो गिरिराज का मगध से याद रखेंगे आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मौर्याज एज क्षत्रियाज। अब मौर्याज को क्षत्रियाज किसने रेफ़र किया था, मौर्याज को क्षत्रियाज। तो मौर्याज को क्षत्रिय आपका दिव्यवादना में मतलब रेफ़र किया गया है। दिव्यवादना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्य वादना, मतलब बुक टाइप, आप स्क्रिप्चर टाइप उसको समझ सकते हो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की कंपाइलेशन है दिव्य वादना, तो उसमें आपका मौर्यास को क्षत्रियाज रेफ़र किया गया है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर जनरली लोकेटेड नियर। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन आपकी कहाँ पर जनरली लोकेट की जाती थी? अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन देखिए आप, जब भी जैसे इंस्क्रिप्शन होता था अशोकन, मतलब जैसे पिलर्स हो गए आपके, पिलर्स हो गए, एडिक्ट्स हो गए आपके, एडिक्ट्स हो गए आपके, एडिक्ट्स पिलर्स, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अशोक की, यहाँ पर अशोक की बात की गई है, तो जैसे ये पिलर हो गया आपका, तो इसमें कुछ लिखा जाता था, विक्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता था अशोक की, या फिर आपका किसी में विक्ट्रीज, स्टार्टिंग में ये विक्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता था। तो उसके बाद जब अशोक आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोक बुद्धिज़्म प्रीच कर रहा था, तो बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाता था अशोका के इंस्क्रिप्शंस में। तो वो एडिक्ट्स और पिलर जो होते थे वो जनरली लोकेट कहाँ किए जाते थे? अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप कहीं कहीं भी आप कॉमन सेंस की बात है, कहीं भी पिलर्स होगा जो, पिलर्स होगा जो, वो कहाँ पर लोग देखेंगे? ज़्यादातर लोग आपका पब्लिक प्लेस में, कहीं भी पब्लिक प्लेस होगा वहाँ पर बनाएंगे ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस होगी, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पब्लिक प्लेस। ये पब्लिक प्लेस पे बनाए जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि पब्लिक प्लेस पे सबसे ज़्यादा मतलब लोग इकट्ठे होंगे और देखेंगे इंस्क्रिप्शन क्या लिखा है। जैसे बुद्धिज़्म को प्रीच किया गया है इसमें, तो बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे पब्लिक प्लेस पे, इसलिए ज़्यादा लोग कहाँ होंगे? पब्लिक प्लेस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है द कुषाण कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कुषाण कॉइन्स आपके इन्फ्लुएंस हुए थे सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए रोमन कॉइन से। आपके रोमन कॉइन से कुषाण कॉइन्स आपके इन्फ्लुएंस हुए थे। तो कुषाण कॉइन्स का रोमन कॉइन्स के साथ लिंक है, तो ये याद रखें। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है द गुप्ता पीरियड मार्क्ड हाई वाटर मार्क इन द फील्ड ऑफ। तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा मतलब काम, सबसे ज़्यादा मतलब आपका जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा मतलब किस फील्ड में मतलब वो की थी, एक्सपर्टीज़ हुई थी? तो सबसे ज़्यादा आपकी ऑप्शन नंबर सी स्कल्पचर में हुई थी। स्कल्पचर, जो गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर्स बनते थे वो बहुत हाई क्वालिटी के होते थे उस टाइम के, उस ज़माने के हिसाब से, उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो गुप्ता पीरियड में एक्सपर्टीज़ हाई वाटर मार्क इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर में हुई थी। एट्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कल्पचर। तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका विच चोला रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज मदुराई कोंडा। तो चोला रूलर कौन था जिसे मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परांतक वन। परांतक चोला जो था, परांतक चोला वन, जिन्होंने आपका पांड्यन किंग, देखिए पांड्यन किंग हुआ करते थे, पांड्यन किंग मारवर्मन, पांड्यन किंग मारवर्मन टू, जो कि आपके राजा थे। मदुराई उनका कैपिटल हुआ करता था, मदुराई कैपिटल, मदुराई में रहते थे मारवर्मन टू, पांड्यन किंग। तो जो आपके प्रांतक चोला थे उन्होंने पांड्यन किंग को हरा दिया और आपका मदुराई जो था कैप्चर कर लिया, आपका मदुराई कैपिटल। तो इसीलिए मदुराई कैप्चरर ऑफ मदुराई, मतलब मदुराई कोंडा का नाम होता है जो कैप्चरर ऑफ मदुराई है। मदुराई कोंडा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो कैप्चरर ऑफ मदुराई। तो मदुराई मतलब जीता किसने था? तो प्रांतक चोला डिफीटेड पांड्यन किंग मारवर्मन टू, तो मदुराई कैपिटल इनसे ले लिया था, तो इसीलिए इनका नाम मदुराई कोंडा पड़ा, मतलब कैप्चरर ऑफ मदुराई। तो चोला रूलर ऑप्शन नंबर बी प्रांतक वन हो जाएगा, प्रांतक चोला, प्रांतक वन। तो टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। तो इन चारों में से इस्लाम के द्वारा ग्रेटली इन्फ्लुएंस कौन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी रामानंद। रामानंद देखिए सारे भक्ति पोइट थे, रामानंद एक भक्ति पोइट थे, भक्ति पोइट, जिनकी आपको जो ये कविताएं थी, जो पोएम्स होती थी, तो उसमें आपको इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। तो इसीलिए टेंथ का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानंद। भक्ति पोएट थे एक।
जिनकी राइटिंग्स में आपको इस्लाम का इन्फ्लुएंस्ड देखने को मिलता था। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है हु रोट फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही। फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? तो फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही आपका ऑप्शन नंबर डी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी है। फुतूहत ए फ़िरोज़ शाही वॉज रिटन बाय योर फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है विच दिल्ली सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द कैलिफ। कैलिफ आपका उस टाइम टर्की में बैठता था, तुर्की में बैठता था कैलिफ आपका, जो आपका 1920 में देखिए आपका कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट भी हुआ है। तो वो वाला खलीफा जो की बात है, कैलिफ खलीफा एक ही बात होती है। तो खलीफा जो आपका तुर्की में बैठता था, उस टाइम के तुर्की में बैठता था, तो उनके द्वारा रोब ऑफ ऑनर किस दिल्ली सुल्तान को मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा तो बता सकते हैं कमेंट करके आप, टाइम पीरियड अगर आपको इल्तुतमिश का पता हो इसका। तो विच दिल्ली सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम कैलिफ? तो ही वॉज इल्तुतमिश। 13th क्वेश्चन पे आते। 13th क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट फॉरेन ट्रेडर्स टू रीच मालाबार इन 15th सेंचुरी। तो फर्स्ट फॉरेन ट्रेडर आपका मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस कब हुआ इंडिया में, वो भी मालाबार में? तो 1498 में आपको पता है वेस्को डी गामा जो थे, वेस्को डी गामा इन 1498 बाय केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के थ्रू इंडिया आए थे वेस्को डी गामा, और इंडिया में भी स्पेसिफिकली मालाबार रीजन में एंटर किया था। और वो भी स्पेसिफिकली आपको पता हो तो ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट, ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट मतलब कैलिकट आपका केरला, आज के केरला के में मतलब एक जगह हुआ करती है कैलिकट। तो केरला में ज़ैमोरिन वहाँ का राजा था। तो केरला मतलब मालाबार रीजन जो है स्पेसिफिकली केरला वो में कैलिकट रीजन में सबसे पहले एंटर किया था 1498 में, वास्को डी गामा ने 1498 में बाय केप ऑफ गुड होप। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्तुगीज़ थे, वास्को डी गामा वॉज पोर्तुगीज़। तो 13 का क्वेश्चन आंसर आपका ए हो जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेडर टू रीच मालाबार इन 15th सेंचुरी, पोर्तुगीज़ और स्पेसिफिकली वास्को डी गामा। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी मैंने डिस्कस किए इन्हें याद रख लेना। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड बाय। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड बाय। तो सबसे पहले स्क्रैप से पहले आप पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर कब किया था? 1905 में डिक्लेयर किया था। किसने डिक्लेयर किया था? उस टाइम जो था वाइसरॉय, ही वॉज योर लॉर्ड कर्जन। इसने आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब स्टार्ट किया था, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था, सॉरी। तो फिर उसके बाद 1911 में इसे रिट्रैक्ट कर दिया था बाय और लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड बाय लॉर्ड हार्डिंग। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन आपका गांधी फॉलोअर्स वर सिलेक्टेड टू गो मार्च टू गांधी। तो दांडी मार्च के बारे में पूछा गया कि गांधी के साथ फॉलोअर्स कितने थे टोटल। तो सबसे पहले दांडी मार्च का हम डेट याद करेंगे। तो डेट गांधी मार्च का था, दांडी मार्च का था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। तो ये थी डेट 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को गांधी आपका दांडी पहुंचे थे। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तो डेट हमारी कवर होगी। डेट के बाद हम याद करेंगे कि कितने किलोमीटर्स थे। तो 383 किलोमीटर टोटल उन्होंने पैदल यात्रा की थी, दांडी मार्च किया था, मतलब मार्च किया था। तो एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो तीसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि कितने फॉलोअर्स थे गांधी के साथ। तो गांधी के साथ आपके ऑप्शन नंबर है 78 फॉलोअर्स थे टोटल। तो थर्ड ऑप्शन फैक्ट आपका ये हो जाएगा, 78 फॉलोअर्स थे टोटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 383 किलोमीटर इन टोटल। या आपको माइल्स में भी पूछ सकते हैं, तो माइल्स आप चेक कर लेना कितना होता है। तो और
आपका टोटल फॉलोअर्स कितने थे, तो 78 फॉलोअर्स थे आपके गांधी के। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन इन, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी लंदन में, तो नवंबर 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवंबर 1930 में आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पीएम इसके टाइम जिन्होंने प्रेजाइड किया था वो पीएम ऑफ इंग्लैंड थे, पीएम ऑफ यूके आपके रमजे मैकडोनल्ड आपके पीएम थे जिन्होंने प्रेजाइड किया था। तो एक ये फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट हो गया। थर्ड फैक्ट आपका हो गया कि इंडियन कितने इसमें मतलब मौजूद थे, तो 74 इंडियन डेलीगेट्स इसमें प्रेजेंट थे, मौजूद थे। 74 इंडियन डेलीगेट्स इन टोटल, 74 इंडियन डेलीगेट्स। तो फोर्थ आपका हो गया कि आईएनसी पार्ट था कि नहीं था इसमें, तो आईएनसी वाज नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आईएनसी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट नहीं था। आईएनसी 1 2 3 जो 3 आरटीसी हुई थी आपकी, तो आईएनसी किस राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट था आईएनसी। तो फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका नवंबर 1930। और जो ये फैक्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए ये भी आप याद रखिए, नोट्स में वैल्यू एडिशन कर दीजिए। तो 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। 16 क्वेश्चन के बाद हम अब आते हैं आपका 17th क्वेश्चन में। 17th क्वेश्चन आपका साइंस स्टार्ट होगा। अब आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया, हिस्ट्री, और अब आपका साइंस स्टार्ट हो गया। तो 17 क्वेश्चन पे आते हैं, कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन। तो कंडक्शन क्या होता है आपका, कंडक्शन होता है जो आपका एकदम कांटेक्ट से आपका जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन जो आपके हीट ट्रांसफ़र होता है जो एकदम कांटेक्ट से होता है उसे कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन आपको कांटेक्ट से होता है, तो कांटेक्ट से ऑब्वियसली सॉलिड होगा इसका आंसर। तो सॉलिड कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड में आपका सारे आपके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन आपका सॉलिड्स हो जाएगा। 17th का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए कौन सा मेटल होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन आपका होगा, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन होता है वो हाईली मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसकी, कि आप उसमें मैग्नेटिज़म आप उसमें ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, मतलब एकदम से वो मैग्नेट भी बन जाता है और मैग्नेट नहीं भी बन जाता है एकदम से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होती है। तो हम 19th क्वेश्चन पे आते हैं। सॉफ्ट आयरन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि कौन सा सूटेबल मटेरियल होगा। तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन आपका बोलता है हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका, तो हाइड्रोजन बॉम्ब आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन पे है। तो ध्यान रखिए, फ्यूजन आपका होता है जब दो एटम मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं। फिजन आपका होता है जब एक बड़ा एटम टूट के आपका दो या दो से ज़्यादा एटम बनाता है, तो इसे फ्यूजन कहते हैं। तो हम फिलहाल फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो फ्यूजन आपका हाइड्रोजन बॉम्ब आपका बेस है प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर फ्यूजन के। तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। वॉशिंग सोडा इस केमिकली, तो वॉशिंग सोडा केमिकली क्या है, वॉशिंग सोडा आपका केमिकली सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है आपका वॉशिंग सोडा। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। देखिए साइंस के क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। इनमें आपको मतलब फैक्ट अब याद ही होने चाहिए आपको। जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो Na2CO3, तब आपको पता लग जाएगा कि ये सोडियम कार्बोनेट होता है। तो नेचुरल रबर पे आते हैं। नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर कौन सा इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है नेचुरल रबर का, तो नेचुरल रबर आपका ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर आपका आइसोप्रीन होता है। तो 22 पे आते हैं। द फ्यूल यूज्ड इन जेट एरोप्लेन्स, तो आपका कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है जेट एरोप्लेन पे, तो ऑप्शन नंबर सी कैरोसिन होगा। कैरोसिन का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है कैरोसिन का ही, तो वो आपका फ्यूल एक्ट करता है जेट एरोप्लेन्स में।
तो 23 पे आते हैं, एपीकल्चर इज़ एसोसिएटेड विद। तो एपीकल्चर आपको एसोसिएट किससे किया जाता है, आपको पता ही होगा, एपीकल्चर आपका हनी बी से एसोसिएट किया जाता है, एपीकल्चर हनी बी से एसोसिएट किया जाता है। तो 24th, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो ये भी एक मतलब डेली हमें पता रहता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि काफ़ी हम देखिए डायबिटीज़, चलो डायबिटीज़ के बारे में अगर आपको नहीं बताऊँ मैं ज़्यादा, तो डायबिटीज़ क्योंकि मतलब डेली लाइफ में हम देखते हैं डायबिटीज़ का एक आधा पेशेंट, तो उससे हमारे को पता रहता है कि ग्लूकोज ब्लड लेवल में कंट्रोल किस हार्मोन से किया जाता है। तो बी इंसुलिन। तो जिसको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनका इंसुलिन बढ़ जाता है, उस कारण से ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो शुगर बढ़ जाती है, तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो फिलहाल अगर हम क्वेश्चन पे स्टिक करें तो द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। ओके, तो 25th क्वेश्चन पे आते हैं, पेन रिलीविंग ड्रग्स। पेन रिलीविंग ड्रग्स मतलब पेन किलर्स किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि पेन किलर जो होते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक कहते हैं। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक ये नहीं कहते हैं, एनाल्जेसिक्स। तो ये एज इट इज़ याद रखें, पेन किलर्स को, पेन किलर्स आर ऑल्सो नोन एज एनाल्जेसिक, ANALGESIC, एनाल्जेसिक। तो 26th क्वेश्चन पे आते हैं, पेपर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर आपका किस चीज़ का प्रोडक्ट है, तो पेपर आपका सेल्यूलोज का प्रोडक्ट है, सेल्यूलोज से आपका पेपर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेपर सेल्यूलोज। तो 27th आपका क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो ग्रेनाइट रॉक का किस रॉक का फॉर्म है, तो ग्रेनाइट आपका बनता है इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक्स से आपका ग्रेनाइट बनता है आपका। तो ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपका वो होता है जो एक वॉल्केनो से बाहर निकलता है जब मैग्मा आपका, तो वो कूल डाउन जब होता है तो वो जो रॉक बनता है आपका कूल डाउन से, जो हार्डन रॉक बनता है आपका, उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ग्रेनाइट आपका इस प्रोसेस के थ्रू बनता है, जो आपका मैग्मा कूल डाउन करके बनता है, तो उसके थ्रू आपका ग्रेनाइट पत्थर भी बनता है। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का एक फॉर्म है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री और साइंस डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।